Good evening, sir. इवनिंग सर। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों तक? यस सर। चलिए, तो कैसे हैं आप सब? सर अच्छे हैं, आप बताइए। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज की क्लास में बेटा हम कोई नया चैप्टर तो स्टार्ट करने नहीं वाले हैं, तो आज मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के डाउट क्लास रख लें क्या, एक जो भी आप लोगों के टोटल पूरी केमिस्ट्री में कहीं डाउट है तो अपन वो डिस्कस कर लेते हैं आज वन बाय वन। ओके सर। हाँ, तो ना आज कोई देखो नया चैप्टर तो स्टार्ट होने नहीं वाला है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी आप लोगों के डाउट है अपन वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। जय, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। जी, तो मुझे बताइए बेटा क्या क्या डाउट्स है, किस चैप्टर में आपको मेजरली मतलब डाउट आ रहा है? कोई है ऐसा चैप्टर जिसमें आपको लग रहा हो कि मेजरली डाउट जिसमें आ रहा हो बेटा? सर सर जी। सर एग्जाम में वही आएंगे ना जो आपने पढ़ाए हैं। हाँ बेटा, वही आएगा, उससे बाहर का नहीं आने वाला कुछ भी ना। ओके सर। अच्छा, और बताओ क्या डाउट है बेटा? कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो कि सर ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, या इसको समराइज कर दो, या ये टॉपिक ले लो। यस। नो सर। एनीवन? बेटा किसी चैप्टर में आपको स्पेसिफिक डाउट आ रहा हो तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। सर एन फैक्टर निकालने की कोई ट्रिक है? जस्ट वन मिनट बेटा। हाँ बेटा, बताओ क्या डाउट है? सर आप कोई आसान तरीका है एन फैक्टर निकालने का? एन फैक्टर निकालने का आसान तरीका देखो, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग ये बताओ, आप लोगों को स्लाइड्स विजिबल है बेटा सबको? राजविंद्र, अभी बेटा मंडे को तो नहीं लगेंगी क्लासेस आपकी? यस सर। क्या सर? मंडे को तो नहीं होगी क्लासेस आप लोगों की? क्यों सर? शायद मेरे हिसाब से यार मंडे को ना ऑफलाइन सेशन है हमारा ना, एक बूट कैंप में। यस सर। देखो, एन फैक्टर निकालने के लिए बेटा आपको स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। तो आज अपन ओपन डाउट सेशन रखते हैं एक। अब एन फैक्टर निकालने का जो आसान तरीका है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, एन फैक्टर बेटा अगर मुझे एसिड के लिए पूछा जाए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ एन फैक्टर एसिड के लिए? नंबर ऑफ H+। H+ आयन रिलीज्ड।
कितने आयन रिलीज हो रहे हैं H+, वो उसका n फैक्टर बन जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है बेटा महक? यस सर। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लो, मान लो अगर आपसे पूछा जाए बताओ बेटा HCl का n फैक्टर कितना है, तो आप कहोगे सर इसका n फैक्टर 1 है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ HNO3 का n फैक्टर कितना है, आप कहोगे सर इसका भी 1 है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए H2SO4 का कितना है, तो आप कहोगे 2 है। गॉट द पॉइंट? यस सर। बेस के लिए अपन कैसे निकालते हैं? बेस के लिए OH निकालते हैं नंबर ऑफ OH आयन रिलीज। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एन फैक्टर क्या होगा, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा बेटा। या फिर अगर मुझे कहा जाए NaOH, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर जैसे मान लो आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि MnO4 नेगेटिव, मान लो यही मुझे क्वेश्चन दे दिया जाए MnO4 नेगेटिव से ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ के अंदर, तो इसका एन फैक्टर बताओ। तो मैं बता सकते हो इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है बेटा? सर एक बार आप कर कर बताएंगे? चलो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो बेटा कितना आ रहा है, तो X ऑक्सीडेशन निकालना आता है आपको स्टेट बेटा, यस सर। तो कितना आ गया +7। तो यहाँ +7 से +2 कितने का चेंज आ रहा है, 5 का। 5 का। तो एन फैक्टर कितना हो गया 5। और 5। देखो क्वेश्चन, Cr2O7 2 नेगेटिव से जा रहा है Cr3+, इसका एन फैक्टर आप निकाल सकते हो बेटा? यस सर। एक बार ट्राई करो, जल्दी बताओ क्या आ रहा है एन फैक्टर इसका। सर 3। 6 नहीं आएगा? नहीं देखो सर 3 आ रहा। यहाँ इसका +6 आ रहा होगा, यस सर। और +6 से +3 जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ 2 क्रोमियम है और यहाँ एक ही क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम पे +6 आ रहा है, यानी एक क्रोमियम पे +3 का आ रहा होगा। एग्री और नॉट? यस यस सर। सर। तो 2 क्रोमियम पे कितने का आएगा बेटा, 6 का। तो एन फैक्टर 6 हो गया। और देखो क्वेश्चन, MnO4 नेगेटिव से MnO2 जा रहा है, बताओ जरा एन फैक्टर कितना होगा। MnO4 नेगेटिव से MnO2 पर जा रहा है, तो एन फैक्टर पूछ रहा है वो, तो कैसे निकालें एन फैक्टर? कनिष्क ऑक्सीडेशन स्टेट से सर दोनों का वो निकाल देंगे पहले। निकालो यार, कितना आ रहा है, मैं क्या बताऊंगा, मैं बताऊं? 3 आ वेल रहा है डन, सर। बिल्कुल ठीक है राजविंद्र, आपका 3 आएगा इसका एन फैक्टर। कैसे आ यस रहा है सर। वो देखो, 3 आ यहाँ रहा ये है। +4 में है, यहाँ ये यस सर। +7 में है, तो +7 से +4 कितने का चेंज आ गया, 3 का। 3 इलेक्ट्रॉन्स का, तो एन फैक्टर 3 हो गया। इस तरीके से निकालते हैं बेटा हम एन फैक्टर। महक क्लियर? यस सर। यस सर। जय गणेश। सर एक वो आप वो भी तो करा रहे थे ना, सोल्ट वाला। सॉल्ट वाले में बेटा जितने उसके कटायन का चार्ज या आयन का चार्ज, उससे निकालेंगे अपन। यस सर वो एक बार बता दो। चलो और एक एक सॉल्ट का भी देख लो आओ। बोलो कोई सॉल्ट का एग्जांपल जो आपके मन में चल रहा हो, या मैं ले लूं कुछ भी। NaCl। NaCl, बोलो भाई किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कनिष्क क्या मैं ये बोल सकता हूँ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? यस सर। क्या ये बोल सकता हूँ क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? यस सर। तो इसका मतलब एन फैक्टर कितना हो गया, लेन देन कितने इलेक्ट्रॉन का चल रहा है, एक का, 5 तो का। इसका एन फैक्टर 1 हो गया। क्लियर? यस सर। और बताओ क्या डाउट है, किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को स्कूल में ना समझ आया हो, या जो पुरानी क्लासेस हुई है उसमें ना समझ आया हो, आप लोग फ्री हो बेटा पूछने के लिए। आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एम्पेरिकल फार्मूला है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, या फिर आप लोगों को लगे कि केमिकल बॉन्डिंग में कोई डाउट आ रहा है, इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक्स है, तो आप लोग किसी में भी डाउट आ रहा है, यू आर ओपन टू आस्क।
सर इक्विवेलेंट मास वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए फिर से। इक्विवेलेंट वेट बेटा देखो, आ जाओ इक्विवेलेंट वेट पर। एक हमने टॉपिक कराया था इक्विवेलेंट वेट। गरिमा, इक्विवेलेंट वेट को हम डिनोट करते हैं बेटा ई से। तो ई का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालना सबको आता है। यस सर। अब देखो, जैसे यस मुझे सर। कहा जाए H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बताओ क्या होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले मोलर मास निकाल लेता हूं इसका। तो 2 × 1 + 1 × 32 + 4 × 16, तो ये आ जाएगा कितना? 98। तो 98 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना हो गया बेटा? 2, यानी इक्विवेलेंट वेट आ गया कितना? 49। ये इसका आंसर हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कितना उसका मोलर मास था डिवाइड बाय क्या उसका एन फैक्टर है। अब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? या तो हम एसिड के बेस पर निकालेंगे, या बेस के बेस पर निकालेंगे, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेस पे निकालेंगे। क्लियर? यस सर। और बताओ क्या डाउट है इसमें? सर मैंने एक थर्मोडायनेमिक्स का पूछना था, हेनरीज लॉ और ली राजविंद्र, कैटलियर्स जितना प्रिंसिपल। मुझे पता है थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी हेनरीज लॉ नहीं है बेटा। सॉरी सर, इक्विलिब्रियम। जहां तक मुझे याद है इक्विलिब्रियम में भी कोई हेनरीज लॉ नहीं है बेटा। नहीं सर, चलो। है हेसेस सर लॉ होगा बेटा, इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स में है हेसेस लॉ। नहीं सर, हेनरीज लॉ है, द हेनरीज लॉ मास तो ऑफ अ गैस सॉल्यूशन का पार्ट है बेटा, 12th का पास है। सॉल्यूशन में आता सर है मैं हेनरीज लॉ। एक बार इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। The mass of a gas dissolved in a given mass of solvent at particular temperature is proportional to the pressure of gas above the solvent, where m is directly proportional to p. ये बेटा 12th में आता है ये वाला लॉ ना, ये हेनरीज लॉ है, ये 12th में पढ़ाया जाएगा आपको, अभी नहीं पढ़ना इसका, ना कोई न्यूमेरिकल आने वाला अभी। ओके सर, ठीक है, हमारे 12th, स्कूल में ये कराया था 12th, तो मुझे डाउट था ये 12th का पार्ट है बेटा। ये थर्मोडायनेमिक्स में आपको करा दिया होगा सॉल्युबिलिटी टॉपिक के अंदर, चेक कर लो आप एक बार। बट ये 12th का पार्ट है, सॉल्युबिलिटी का, सॉल्यूशन का पहला टॉपिक ही यहीं से स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन चैप्टर है ना 12th क्लास में, तो वो पहला स्टार्टिंग ही हेनरीज लॉ से होगा। तो उसको सॉल्यूशन में ओके पढ़ेंगे सर। 12th क्लास में, अभी अपन उसको नहीं छेड़ेंगे। ओके सर। सर ली कैटलियर्स प्रिंसिपल। हाँ, ली चैटलियर समझते हैं, एक बार आ जाओ। देखो, एक प्रिंसिपल आता है इक्विलिब्रियम के अंदर, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अच्छा, क्या कहता है ये प्रिंसिपल? देखो, मान लो अगर आपको बोला जाए कि बेटा एक ऐसा रूम है जहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर है, क्या आप वहां रह पाओगे? नो सर। नो मान लो सर। आपसे कहा जाए कि एक रूम है, इसके अंदर का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, क्या आप इस ए रूम के अंदर सरवाइव कर पाओगे? नो सर। नो सर। अच्छा, मान लो आपसे कहा जाए बी रूम है, इसका टेम्परेचर है -50 डिग्री सेल्सियस, क्या यहाँ रह पाओगे आप? नो सर। नो नो सर। सर। अब पता है होगा क्या? जितने बंदे यहाँ रह रहे हैं, जितने बंदे यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ जाना चाहेंगे, एग्री और नॉट? यस सर। यस अच्छा, और सर। जितने यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ जाना चाहेंगे, एग्री और नॉट? यस सर, एग्री। यस सर। यानी कि जिसको ज्यादा गर्मी लग रही है वो सर्दी की तरफ जाएगा, और जिसको ज्यादा सर्दी लग रही है वो गर्मी की तरफ आएगा। इसका मतलब ये है कि एवरी कंडीशन ये एक ऑप्टिमम चीज चाहेंगे। ऑप्टिमम का मतलब बेटा ऐसा एटमॉस्फेयर चाहेंगे जहां पर ना तो ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो। अब यही बात हमें ली चैटलियर ने समझाई थी, किस तरीके से? देखो, ली चैटलियर ने एक प्रिंसिपल दिया, एनी चेंज
in the physical equilibria will shift the equilibrium in such a direction so as to minimize the effect of change. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कोई चेंज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर उसका इफेक्ट सबसे मिनिमम हो। जैसे जरा ध्यान से देखना, a प्लस बी गिव राइज टू c। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा ए की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने बढ़ा दिया, क्या करा मैंने? ए की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो बता सकते हो रिएक्शन कहां जाएगी? बी की तरफ। रिएक्शन चली जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एग्री और नॉट? यस सर। अच्छा, अब मान लो मैंने बोला बेटा सेकंड केस में सी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, अब क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब रिएक्शन आ जाएगी हमारी बैकवर्ड। तो एनी चेंज, जब आप किसी भी फिजिकल इक्विलिब्रिया पर कोई चेंज करते हैं तो एक रिएक्शन वहां जाती है जहां पर उसका इफेक्ट सबसे मिनिमम हो। दिस इज कॉल्ड ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्लियर? यस सर। और बताओ बेटा क्या डाउट है? सर साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होता है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर चलिए, तो और बताइए बेटा क्या डाउट है? सर साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होता है? आज जय नहीं आ रहा है बिल्कुल समझ। जय थोड़ा सा लाउडली बोलो बेटा। सर साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होता है? साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है बेटा, वो अगर हम देखें तो 0 हो जाता है अदरवाइज। लेकिन अगर हमें कोई एनक्लोज एरिया दिया हुआ है तो हम उसके बेस पर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? यस सर। और बताओ। सर एक जो आपने स्ट्रक्चर्स करवाए थे ना सर, डायग्राम्स। किसके बेटा? वो C3O2 ये सब वाले? यस सर, जो उनके बॉन्ड से सर हम कैलकुलेट करते थे उनका नंबर। अच्छा चलो देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको C3O2, जैसे इसी से एक एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो, क्या ये वाला बॉन्ड टूट सकता है बेटा? क्या ये वाला बॉन्ड टूट सकता है? यस सर। टूटेगा। ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2। क्या ये वाला बॉन्ड टूट सकता है? नो सर। नो सर। नो। क्या ये वाला टूट सकता है? सर। नो सर। बाय। सर क्योंकि ये इक्वल है। वेरी गुड। नॉट ब्रेक। क्या ये वाला टूट सकता है? यस सर। यस सर। -2 +2, यानी मैं क्या लिखूंगा? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ रही है? -2। कार्बन की कितनी आ रही है? +2 एंड 0। यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। क्लियर? यस सर। चलो और देखें क्वेश्चन इसके, और देखो क्वेश्चन। सर हम इन पर चार्ज प्लस करके नहीं, जितने ऑक्सीजन है उन सबका प्लस करके। नहीं बेटा, ये इसके कुछ कंपाउंड से जो स्ट्रक्चर ही जाने पड़ेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन।
एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच। आओ उधर, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो बताओ ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? -2 ये वाला टूटेगा तो -1, हाइड्रोजन पे +1 और सल्फर पे यहां से +1। जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है? यस सर। ये वाला बॉन्ड तोड़ दो तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? -2 तो सल्फर पे +2। ये वाला तोड़ दो, -2, सल्फर पे +2। अब देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ो तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? -1 और सल्फर पे +1। क्या ये वाला बॉन्ड क्या ये वाला बॉन्ड टूटेगा? नो सर। नॉट ब्रेक। क्या ये वाला बॉन्ड टूटेगा? यस सर। नो ये वाला तो टूट सकता है, -1 और सल्फर पे +1। ये वाला तोड़ दो, -1 +1। ये वाला तोड़ दो, +1 -1। ये तोड़ दो, -2। ये तोड़ दो, -2। तो देखो यहाँ आ गया +2, यहाँ +2। कोई डाउट? नो सर। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन की आ जाएगी -2 एंड -1। दो टाइप की ऑक्सीजन प्रेजेंट है बेटा, -2 और -1 वाली। सल्फर की दोनों ही केसेस में +6 आ रही है, हाइड्रोजन की दोनों ही केसेस में +1 आ रही है। कोई डाउट? नो सर, आ गया समझ। चले आगे, और बताओ क्या डाउट है? सर एक कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन की डायग्राम पूछनी थी। क्या बेटा? सर कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन की डायग्राम। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के? यस सर। चलो देखो, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बेटा ये टॉपिक थोड़ा सा अपर लेवल है तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन यानी C6H12। तो बेटा इसके 4 डायग्राम बनते हैं। सबसे पहला बनता है चेयर फॉर्म, फिर बनता है ट्विस्ट बोट, फिर बनता है बोट, और फिर बनता है हाफ चेयर। चलो सारे डायग्राम बना के देखते हैं। चेयर वाला डायग्राम इसका ऐसे बनता है बेटा, क्लियर? तो ये बनता है इसका बोट वाला डायग्राम। ये इसकी बोट कंफर्मेशन है बेटा। ट्विस्ट बोट कैसे बनेगा वो देखो। ट्विस्ट बोट ऐसे बनता है, क्लियर? और हाफ चेयर कैसे बनेगा वो देखो। ये बनता है बेटा इसका हाफ चेयर। कार्बन 1 2 3 4 5 6। तो ये इसकी 4 कंफर्मेशन स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट और हाफ चेयर। अच्छा इनमें स्टेबिलिटी अगर आप लोगों से पूछ ली जाए कि बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे याद रखेंगे इनका? C, देन T, देन B, देन H। तो एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा इसका? एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा? C, T, B और देन H। एनर्जी हमेशा उल्टी होती है बेटा स्टेबिलिटी के, याद रखना। मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी, क्लियर? और जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है उसकी एनर्जी हमेशा सबसे ज्यादा रहेगी, क्लियर? बेटा किसका डाउट था ये कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन? सर मेरा था, राजेंद्र। राजवेंद्र, क्लियर है बेटा आपको?
यस सर। सर इनमें एक चलिए फ्लैगपोल हाइड्रोजन का भी कंसेप्ट होता है ना कि उनका बेटा फेस किस साइड होगा? बेटा फ्लैगपोल हाइड्रोजन जो होते हैं वो बोट कन्फर्मेशन में पाए जाते हैं, इसलिए हम बोट को बोलते हैं ना, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। फ्लैगपोल हाइड्रोजन का मतलब है लास्ट टर्मिनल पे दो उठे हुए कार्बन, इस तरीके से दिख रहे हैं आपको, लास्ट टर्मिनल पर उठे हुए कार्बन को बोला जाता है फ्लैगपोल हाइड्रोजन। चलो ओके और सर। बताओ क्या डाउट है। बताओ समझ आया नहीं आया। आ गया सर समझ। थैंक यू। देखो इस वाले में यहाँ पर मैं एक बार ऐसे बना के दिखा देता हूँ आपको जनरली एक बार। बेटा यहाँ जो ये वाले जो हाइड्रोजन होते हैं ना, ये वाले, इसको बोला जाता है FPH, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। क्लियर। ओके सर। चलो और यस सर। बताओ क्या डाउट है इसमें। कोई भी डाउट आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो वो पूछ लो जी। एक क्रेडल क्राफ्ट एल्किलेशन में हम क्या फाइंड करते हैं सर? देखो फ्रीडल क्राफ्ट एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कंप्लीट। बेटा एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट दो टाइप की होती है। पहली एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा फ्रीडल क्राफ्ट ये तो पता है ना बेटा आपको, बेंजीन पे लगती है। यस सर। देखो ये है बेंजीन, इसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, CH3Cl के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3। और एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या काम है इसका, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। और कैसे करता है वो भी देख लो। बेटा ये जो Cl है ये यहां से बाहर निकलेगा और यहां से Cl जाकर एल्यूमिनियम पर अटैक कर देगा, तो ये बना देगा AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव। तो देखो क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन इलेक्ट्रोफाइल। गया इलेक्ट्रोफाइल। और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ये बना, ये बेंजीन पर जाकर अटैक कर देगा। यानी हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है इस केस में वो ये बनता है बेटा CH3। क्या है ये, टोलुइन। टॉलुइन, या इसका नाम क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन। चलो और देखो एक होती है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, डी है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं बेटा एसाइल ग्रुप के साथ। अब ये एसाइल ग्रुप आप सबको पता है ना, ये होता है एसाइल ग्रुप, इसका नाम है एसाइल क्लोराइड। और ये किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड, ये इसका डेरिवेटिव है। अब यहां से किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगी, एनहाइड्रस AlCl3। AlCl। तो अभी भी ये ही बनने वाला है, C डबल बॉन्ड ओ CH3। इसका नाम होता है बेटा एसिटोफिनोन। क्लियर। ये होती है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो दो रिएक्शन है आपकी, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। क्लियर। यस सर क्लियर। और बताओ क्या डाउट है इसमें। अच्छा एसिडोफिनोन का नाम दे सकते हो बेटा, आयुपैक क्या होगा। सर कीटोन ग्रुप सर का होगा मतलब ना। इसका आयुपैक क्या होगा बेटा, बता सकते हो मेरे को, सर एसिडोफिनोन का। सर इसके आगे में कीटोन आएगा ना। बिल्कुल, आयुपैक क्या हो जाएगा इसका, 1 फिनाइल इथानोल। इथेनॉन, हाँ ओके सर। बहुत इजी है ये तो। चलो और बताओ क्या डाउट है।
सर वहां अगर कार्ब अगर बेटा वहां 3 कार्बन आ जाते तो हम प्रोपियोफिनोन बोल देते, प्रोपियोफिनोन। यस सर, यस यस। 4 आ जाते हैं ब्यूटियोफिनोन। इस तरीके से बढ़ता रहता। और बताओ क्या डाउट है इसमें? जी बताइए, और कोई डाउट है बेटा इसमें? नो चलो सर। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए डन। यस सर। और बताओ क्या डाउट है इसमें? कोई भी डाउट हो आपको, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो, कुछ लग रहा हो कि हाँ ये डाउट है, हमें वो पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं बेटा। और बताइए बेटा क्या डाउट है इसमें आपका? चलिए, और कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है? यस। यस, सर एनीवन एनी डाउट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाओ भाई, देखो इधर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब N/V, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व है पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि KSP, अच्छा KSP क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या है ये? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब KSP निकालते कैसे हैं वो मेजर पार्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा बेटा AgCl है, और ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? Ag पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इसकी सॉल्युबिलिटी S मान ली मैंने इनिशियल, तो बता सकते हो Ag और इसकी क्या रहेगी Cl की? जीरो, जीरो। एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा? टेंड्स टू जीरो। और इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी सॉल्युबिलिटी S। तो जल्दी बताओ KSP क्या होगा? क्या मैं KSP को लिख सकता हूँ S का स्क्वायर? अच्छा, अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, देखो S की पावर X, S की पावर Y और S की पावर X प्लस Y, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये X प्लस वाई कहां से आ गया? तो इसके लिए चलना पड़ेगा आपको पूरे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पर। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पता है आपको क्या कहता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही कहता है ना भाई। इसके कितने मोल बन यस रहे होंगे सर? X मोल बन रहे होंगे। इसके कितने बन रहे होंगे? Y मोल बन रहे होंगे। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है बेटा, किसके लिए? केएसपी के। KSP के लिए। क्लियर? सर। हाँ बेटा। सर जब इक्विलिब्रियम होता है तो प्रोडक्ट के दोनों जो होते हैं ये कंपोनेंट्स, इनका जो ये कंसंट्रेशन होता है वो सेम क्यों आता है? कंसंट्रेशन इसलिए सेम हो जाता है बेटा, इक्विलिब्रियम पर हम ये मान के चलते हैं कि जितना भी हमारा रिएक्टेंट था
वो पूरा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। लेकिन मान लीजिए अगर रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उन 2 प्रोडक्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। भाई आप Yes, ए sir. को बी के इक्वल कब बोलोगे? एक ए है, बाइक चल रही है 80 पर, और बी बच्चा है वो बाइक चला रहा है 90 पर, तो क्या दोनों इक्विलिब्रियम में है? नो सर। नहीं भाई, बी वाला तो आगे निकलेगा ना। तो दोनों Yes. इक्विलिब्रियम में कब आएंगे? जब दोनों का रेट ऑफ कंजप्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाए? बराबर हो जाए। बराबर, ओके सर। चलो, ये है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, के आई भी एक बार यहीं से डिस्कस करते हुए चल लो। देखो, एक होता है बेटा के एस पी और एक होता है हमारा के आई। अब के एस पी और के आई में क्या डिफरेंस है? देखो, हमारे पास 3 वैल्यू आ सकती है, या तो के एस पी बड़ा हो सकता है के आई से, या फिर हमारा के आई बड़ा हो सकता है के एस पी से। भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि के आई बड़ा हो जाए के एस पी से, और या ये हो जाए कि के आई हमारा इक्वल हो जाए के एस पी के। ये 3 पॉइंट सबको क्लियर है? इन 3 के अलावा क्या कोई केस बन सकता है? नो सर। अब देखो, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, आयंस कम बन रहे हैं, तो इस केस में हम बोलते हैं कंपाउंड जो रहेगा बेटा वो कंप्लीटली सॉल्युबल रहेगा। अब इस केस में देखो, आयंस ज्यादा बन रहे हैं, सॉल्युबल कम हो रहे हैं, तो यानी कि यहाँ क्या फॉर्म होगा? पीपीटी फॉर्म्ड हो जाएगा। और के आई के एस पी, यानी ये हम बोलेंगे रिएक्शन कहाँ चल रही है? इक्विलिब्रियम पर चल रही है रिएक्शन। तो ये 3 केस हैं जो आपको याद रखने हैं। कोई डाउट? अच्छा, चलो और बताओ क्या डाउट है इसमें? बेटा समझ आया है कि एस पी के आई? यस सर। यस सर। बस इतना सा था कि एस पी के आई। और क्या डाउट है बताओ? एस पी के आई खत्म आप लोगों का। पूछो भाई, पूछो क्या डाउट है? और कोई डाउट नहीं है? सर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, घट रही है, फिर कांस्टेंट है? समझ नहीं आ रहा है जय, थोड़ा सा लाउड बोलो बेटा। सर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज। ऑप्शंस बोलो बेटा, क्या है एक बार? ऑप्शंस में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट और नन ऑफ दीज। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, देखो आपने लॉ पढ़ा है एक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ये? यस। यस। क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? पढ़ा है तो लिख लो। चलो नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लो बेटा। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो होती है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो हमेशा बढ़ती है। इंक्रीज होती है ना सर? यस बेटा, इंक्रीजिंग। डेल्टा एस इज इंक्रीजिंग। सर हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंक्रीज हो रही है? देखो इसमें ना कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। इसके लिए बेटा एक पूरा डेरिवेशन है। आप अगर आपको वो पढ़ना है तो ना मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ, अगर आप उसको पढ़ना ही चाह रहे हैं तो। हालांकि वो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, यहाँ उसका मतलब भी नहीं है। एक बुक है, उसका नाम क्या था? पुरी शर्मा एंड पठानिया है शायद, एक बार वो देख लेना एक बार। पुरी शर्मा एंड पठानिया है, नहीं के एल कपूर। एक बुक का नाम है बेटा के एल कपूर। तो उससे आप एक बार सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना जब, तो वहां ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा आपको। बुक का नाम लिख लिया पीयूष? जय। यस सर। के एल कपूर, तो वहां से एक बार पढ़ना। अदरवाइज इसका जो आंसर है वो डायरेक्टली आपके सिलेबस में तो इंक्रीजिंग ही लगा देना।
सर वही है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर और आयन इन सॉल्यूशन। केएल कपूर। हाँ हाँ, केएल कपूर की बुक है बेटा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की एक। हाँ सर, फिजिकल केमिस्ट्री लिखा है। हाँ, या ओके। एन अवस्थी भी अच्छी है वैसे तो, खैर एन अवस्थी भी ले सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंगली तो बुक बहुत ज्यादा प्रेफर मत करो, लिमिटेड रहो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर। जी, और बताइए क्या डाउट है। और किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लो बेटा। सर बेंजीन में मिथाइल ग्रुप ऑर्थो होता है, ऑर्थो मेटा या फिर पैरा? बेटा बेंजीन में मिथाइल ग्रुप, चलो इसको समझ लेते हैं कैसे हम डायरेक्टर्स का पता लगाते हैं। देखो, डायरेक्टर्स हमेशा याद रखना बेटा, बेंजीन के ऊपर जो भी प्लस आर वाला है, बेंजीन के ऊपर जो भी प्लस आर वाला ग्रुप है, प्लस आर पता है ना क्या होते हैं, यस सर। शॉर्ट में लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड वाले, सिग्मा बॉन्ड और हैविंग द लोन पेयर, और हैविंग लोन पेयर, वो हमेशा क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्लियर। यस जैसे एग्जांपल देखो, बेंजीन के ऊपर मान लो यहां मैंने क्या लगा दिया, CH3, और इसकी मैं नाइट्रेशन कर दूं अगर, पता है ना नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं, कॉन्क HNO3 यस सर। इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां से दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, एक तो ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन बनेगा, ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन, और एक बनेगा पैरानाइट्रोटोल्यूइन। सर पैरा ज्यादा स्टेबल होगा ना? पैरा ज्यादा स्टेबल होगा, ये मेजर बनता है बेटा, और ये माइनर बनता है। अब ऐसा क्यों हुआ, स्टेरिक क्योंकि हिंड्रेंस। क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर बीच में आ जाता है। ओके। क्लियर। यस सर। और बताओ क्या डाउट है इसमें। और पूछो भाई क्या डाउट है। सर एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला बता दो। एंट्रोपी चेंज का बेटा डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या होता है, Q/T, यस सर। और Q/T को क्या लिख सकते हो, डिफरेंशिएटिंग की टर्म्स में। अरे बोलो यार, लिख सकते हो ना, DQC NCV डेल्टा टी। यस सर। बस ओके तो सर। खत्म। एन, अच्छा ये आपको पढ़ाया है बेटा, CP CV ये पढ़ाया है आपको, पॉइजन रेशो वगैरह। यस सर। अच्छा फिर तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर तो आपको गैसेस का भी पता होगा। यस सर। मोनो एटॉमिक के लिए क्या 5R/2, फिर 3R/2, 2R, 7R/2, CP/CV की वैल्यू निकाली होंगी आप लोगों ने। पॉइजन रेशो होता है बेटा गामा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CP/CV, याद है ना। यस सर। चलो और बताओ भाई क्या डाउट है। कनेश कोई डाउट नहीं है, अंजलि, गरिमा, महक, जय, बाकी बच्चे बेटा जितने भी हैं यहाँ पर। जय, ऑर्गेनिक में डाउट आ रहे हैं क्या, जो मैसेज दिया है बेटा आप लोग आपने। यस सर, ऑर्गेनिक में ही आ रहे थे ज्यादा। हाँ क्या डाउट आ रहा है बताओ, ऑर्गेनिक में डाउट ले लेते हैं यार, और क्या डाउट है बताओ।
बेटा और कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चंस कर लें कुछ। Sir, what do we notice in Lassine test if the compound contain both nitrogen and sulfur? अच्छा भाई जय, ये क्वेश्चन आप लोगों ने नाइट्रोजन एंड सल्फर। वाइन रेड कलर का नाम सुना है बेटा आप लोगों ने? सर क्या वाइन रेड? वाइन रेड कलर सुना है कभी? टेस्ट वाइन रेड कलर वाला टेस्ट किया आप लोगों ने कभी? नो सर। नहीं किया। कभी सुना है ब्लड रेड कलर? ब्लड सर, ब्लड रेड कलर कभी सुना है? ब्लड रेड कलर यस सर, नाम तो कभी सुना है? ब्लड रेड कलर तो बस वही है बेटा। अगर दोनों नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है तो ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बनता है बेटा। ओके सर। ब्लड रेड कलर का नाम भी लिख लेना उसका, फेरिक थायोसाइनेट बनता है। फेरिक थायोसाइनेट फॉर्मूला पता है? ये लिखूं यहाँ पर? सर लिख दीजिए। थायरो मतलब क्या है उसमें? देखो अगर मान लो लसाइन टेस्ट हमने किया और लसाइन टेस्ट के अंदर दोनों कंपाउंड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी है प्लस सल्फर भी है, तो यहां से बनता है बेटा ब्लड रेड कलर। ब्लड रेड कलर और नाम क्या है इसका? फेरिक थायोसाइनेट। अच्छा मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये सुना होगा आपने प्रूशियन ब्लू, ये सुना है कभी? प्रूशियन ब्लू सुना है कभी? नहीं सुना? ये भी नहीं सुना? सुना है। प्रूशियन ब्लू सुना है ना? बस यही बनता है बेटा। सर रेड कलर यूज मत करो, दिखता नहीं है। क्या बेटा? सर रेड कलर कौन सा? ये जो बनता है बेटा फेरिक था, इसका जो नाइट्रोजन सल्फर ये बनता है हमारा ब्लड रेड कलर का। प्रूशियन ब्लू तो अलग कंपाउंड है, वो बनता है फेरिक फेरोसाइनेट का। सिंपल जब हमें किसकी प्रेजेंस पता लगानी हो, कार्बन नाइट्रोजन की या सिंपल नाइट्रोजन की पता लगानी हो। चलो और बताओ भाई क्या डाउट है? सर चैट बॉक्स में लिखा। सर हमें ना स्कूल में एक क्वेश्चन करवाया था तो वो समझ नहीं आया था, आप समझा दो। आप वो प्रभुत एक बार ना बेटा उसमें आप टाइप कर दो क्वेश्चन को। एक मिनट, एक क्वेश्चन आ रहा है, फॉर विच टाइप ऑफ कंपाउंड डज केजडाल मेथड इज नॉट यूजफुल। बेटा नाइट्रोजन, इसको लिख लो, अगर क्वेश्चन को अगर लिखना हो तो राइट डाउन, जेडाल मेथड इज नॉट यूज्ड इफ नाइट्रोजन इज या तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो रिंग के साथ, बात समझ आ रही है? यस। या तो नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो रिंग के साथ, या फिर नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है वो एजो बना रहा हो या नाइट्रो बना रहा हो। अगर ये तीन केसेस आ रहे हैं तो वो आपका जेडाल मेथड नहीं देगा। क्लियर? एक बार ऑप्शन पढ़ोगे आप? क्या नाम है जय? सर ऑप्शन नहीं है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन। अच्छा तो थ्योरी में लिख लो बेटा इसके लिए कि अगर एजो कंपाउंड आ जाए या नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो रिंग में या जैसे पायरिडीन बन जाए तो वहां हमें जेडाल मेथड का जो कंपाउंड, वो जेडाल मेथड हम यूज नहीं कर सकते। सर ये सिलेबस में है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है मगर पढ़ाया ही नहीं है। आज जेडाल मेथड बेटा जनरली आपको देखो होता तो ऐसा है कि टीचर 12th में पढ़ाते हैं क्योंकि पीओसी का पार्ट है ये। मे भी हो सकता है भाई 12th में पढ़ाया जाए आपको इसलिए छोड़ दिया हो, अदरवाइज काफी टीचर पढ़ाते भी नहीं है इसको, और पीओसी ऑर्गेनिक को ना छोड़ देते हैं, काफी डिफिकल्ट सा लगता है ये। सर आंसर क्या लिखना है इसका? किसका बेटा? सर इसी क्वेश्चन का। इसका लिख लो नाइट्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड इन द रिंग, और नाइट्रो और एजो कंपाउंड इनके लिए यूज नहीं होता। ओके सर। चलो और बताओ, चलो एक क्वेश्चन कर ले फिर एक। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन। एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन अब।
draw the shapes of the following। मैं यहाँ कुछ आपको कंपाउंड्स दे रहा हूं और आपको उनकी शेप बतानी है। पहला है XeOF4, दूसरा है SF6, तीसरा है NH3, चौथा है XeF6, पांचवा है XeOF2, छठा है NH4 पॉजिटिव, सातवां है PH3, आठवां है CO2, नौवां मीथेन, 10वां है PCl3। चलो, तो मुश्किल से मुझे लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो जस्ट टेक द कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट। बेटा शेप बनानी आती है सबको? यस सर। चलो जल्दी से बना दो एक बार। नाउ टेक द गैप ऑफ 2 मिनट्स। यस जय। सर फर्स्ट में और फिफ्थ में तो तीन तीन उसमें एलिमेंट है। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, जो नहीं आ रहा है छोड़ दो उसको, मैं बनवाता हूं। सर आंसर चैट बॉक्स में टाइप करना है या फिर बाद में मतलब बस कंफर्म करना है? यस जय। सर आंसर कंफर्म करना है जब आप करोगे या फिर चैट बॉक्स में लिखना है? नहीं, चैट बॉक्स में मत लिखो, मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, जब आप एक बार टैली कर लेना। ओके सर। चलिए हो गया सबका? डन बेटा एवरीवन? सबका हो गया बेटा? करें ट्राई। दो क्वेश्चन बचे। यस सर। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, XeOF4। कुछ के तो यही बना लेते हैं, यही बन जाएंगे। XeOF4 कुछ ऐसे आ रहा होगा आपका स्ट्रक्चर, Xe डबल बॉन्ड O, F F F F, दूसरा SF6, 1 2 3 4 5 6, F F F F F F, तीसरा अमोनिया, ये लोन पेयर,
HHH। चौथा XeF6 1 2 3 4 5 6। XeOF2 सिक्स्थ है हमारा NH4 पॉजिटिव। सेवंथ PH3 CO2 CH4 CL। बेटा ये बन रहे हैं सारे स्ट्रक्चर्स है ना। यस सर। चलो और बताओ क्या डाउट है। और क्या डाउट है बेटा यहाँ तक। कोई डाउट नहीं है। और क्या डाउट है क्लास। जय अंजलि और कोई डाउट नहीं है क्लास। सर एक मिनट। पूछो पूछो क्या डाउट है बेटा। ऑक्साइड ऑक्साइड की स्ट्रेंथ कैसे बताते हैं क्या बेटा। सर? ऑक्साइड की स्ट्रेंथ कैसे बताते हैं? ऑक्साइड की स्ट्रेंथ कैसे बताते हैं। देखो अगर मैं आपको ये पता है मेटल्स क्या बनाते हैं। मेटल्स बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। यस सर। नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अब मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सर घट रहा है। मेटेलिक कम हो रहा है यानी कि मैं बोल सकता हूँ बेसिक ऑक्साइड की स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट क्या होगी, कम होगी। कम हो जाएगी। और लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या, एसिडिक ऑक्साइड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। अब मुझे बताओ डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर क्या होता है बेटा, सर बढ़ता है। बढ़ता है। इसका मतलब मैं डाउन द ग्रुप क्या बोल सकता हूँ, बेसिक ऑक्साइड की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। एसिडिक ऑक्साइड घटेगी। अब भी कोई डाउट है जय। नो सर। चलो और बताओ। सर एक बार ये फिफ्थ वाली स्टेप बनाना है। फिफ्थ वाला बेटा कौन सा, नहीं, XeF XeOF2 XeO। यस सर। क्या है एक बार देख ले। XeOF2 XeOF2 तो ये तो ये आ रही होगी बेटा, यहाँ दो लोन पेयर टी शेप आ रही होगी इसकी, देखो ये आएगी शेप इसकी XeOF2 टी शेप आ रही होगी, चेक कर लो एक बार।
कितने हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। Yes, sir. और बताओ क्या डाउट है बेटा? हाँ जय, कंपेरेबल वेट क्या होता है? यार तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कंपेरेबल वेट। कंपेरेबल वेट कहने का मतलब जैसे आपने बताया था ना, कैसे कंपेयर करेंगे बेसिक ऑक्साइड को, फिर देख कंपेरेबल वेट तो कुछ भी नहीं बेटा, ऐसा तो मतलब कोई टॉपिक ही नहीं है कि वेट को कंपेयर करवाया जाए। फिर कंपेरेबल वेट मतलब दो वेट को कंपेयर करने के लिए कह रहे हैं। नहीं वो तो ये हो गया ना, जैसे अब NaCl और NaOH में किसका वेट ज्यादा है, तो वो तो ऑल मतलब अंडरस्टूड है कि NaCl का ज्यादा होगा। यस सर, वैसे ही कह रहा था। हाँ तो वो तो देखो, वो तो सीधा मोलर मास से निकाल लेंगे ना बेटा, वो तो डायरेक्ट मोलर मास से निकाल सकते हैं, वो तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है आई थिंक सो। यस सर, वो ध्यान और बताओ सर, एस ब्लॉक में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? क्या बेटा? सर, एस ब्लॉक में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? एस ब्लॉक का जिसका मास सबसे कम होगा लिथियम। बेटा ये माइक ऑफ करो उज्जवल। उज्जवल लिथियम का मास 6 होता है और हीलियम का मास 4 होता है। तो हीलियम एस ब्लॉक में थोड़ी आएगा बेटा, हीलियम एस ब्लॉक में कहाँ है बेटा? हीलियम को तो हमने इनर्ट गैसेस में डाला हुआ है ना। जय कंफ्यूज हो गए? चलो और बताओ बेटा क्या डाउट है? और कोई डाउट है क्लास? देखो अगर और कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास को एंड कर देते हैं, क्योंकि लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है अगर कोई डाउट है नहीं आप लोगों के तो। सर जैसे आइसोटोप आइसोबार होता है, वो ऐसे आइसोडायस्फीयर्स होता है, उसके बारे में बताएं। देखो आइसोडायफेस बेटा जो होते हैं हमारे, वो जनरली जो हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आते हैं ना, उसमें पढ़ाए जाते हैं। समझ आया बेटा महक? यस सर। आइसोडायफर्स हमारे जनरली पढ़ाए जाते हैं बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, मतलब जिनमें क्या हो सेम नंबर ऑफ मतलब उनमें जो हमारे डिफरेंस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में होता है। ओके बात समझ सर। आई? जी सर। चलो और बताओ। सर एक एग्जांपल से बताएंगे कैसे? आइसोडायफर्स यस सर। देखो, जैसे मान लो आपने यूरेनियम का नाम सुना है कभी? यस। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं यूरेनियम एंड थोरियम, इनके बारे में आपने पढ़ा है ना? यूरेनियम, सर यूरेनियम के बारे में पढ़ा है। अच्छा यूरेनियम के बारे में पढ़ा है, थोरियम के बारे में नहीं पढ़ा। चलो तो आज दोनों के बारे में पढ़ाता हूँ मैं। देखो यूरेनियम में अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रोटॉन्स हैं तो बता सकते हो? तो इसके अंदर बेटा 92 प्रोटॉन्स होते हैं। एंड कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर? तो याद रखिएगा इसके अंदर 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं। किसके अंदर? यूरेनियम। अच्छा, अब थोरियम क्या है? थोरियम क्या है बता सकते हो? थोरियम के पास कितने प्रोटॉन? 90 प्रोटॉन्स होते हैं बेटा थोरियम के पास। और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 144 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं आप लोगों से डिफरेंस पूछता हूं इस केसेस में बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस कितना है तो बता पाओगे?
सर 2 54 इन का। दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस, तो 146 माइनस 92 कितना हो गया? 54। यस सर। यस सर अच्छा, और इसमें डिफरेंस कितना है बेटा? 54 54 का। 54। अब देखो दोनों के डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं, यानी मैं बोल सकता हूं यूरेनियम एंड थोरियम दे आर आइसोडाइफर्स। एलिमेंट दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। तो जब ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो उसको बोलते हैं बेटा हम आइसोडाइफर्स। ये किसका डाउट था क्लास? महक का सर मेरा। महक क्लियर है बेटा? यस सर। विदाउट, अरे बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर चलो और सर बताओ क्या डाउट है? सर कुछ क्वेश्चन करा दो फिर क्लास एंड कर देना। किसके क्वेश्चन कराने हैं बताओ? सर किसी भी चैप्टर का जो आएंगे तो जैसे एक क्वेश्चन लिखो जरा, N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। ओरली ऐसे करते हैं, ओरली क्वेश्चंस करते हैं। N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? सर 3। 3। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 2। अब अगर आपसे पूछा जाए बताओ किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो सर कैसे आंसर नाइट्रोजन। दोगे? सर सर नाइट्रोजन। बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर। स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर यस सर एंड बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये भी याद रखिएगा बेटा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यस क्लियर? यस यस सर सर। और बताओ किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में और क्या डाउट है? चलिए कोई डाउट नहीं है। नो सर नो सर चलो तो क्लास फिर एंड कर दें यहीं पर ही। चलो तो ऐसा कर लेंगे बेटा, फिर अगर फिर भी आप लोगों के कोई डाउट निकलते हैं तो आप लोग पूछ लीजिएगा, वो ग्रुप पर अपलोड करके। ठीक है? सर यस बेटा। सर जो ज्योमेट्री होती है ना, हम हाइब्रिडाइजेशन से निकालते हैं, मुझे मुझे ना उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। जैसे शेप और ज्योमेट्री, मतलब आपने चलो बताया था, वो दोबारा बताना एक बार। देखो, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था शेप एंड ज्योमेट्री, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो शेप होती है बेटा वो निकलती है बॉन्ड पेयर से, और जो ज्योमेट्री होती है वो निकलती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया PCl5, तो आपको पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है? sp3d। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाय बाय बाय। पिरामिडल। और देखो एक एग्जांपल लिया था हमने अमोनिया, इसकी हाइब्रिडेशन क्या आती है? sp3। यस सर तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? टेट्रा हेड हेड्रल। और देखो एक हमने क्वेश्चन किया था SF6, या सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन पता है ना? sp3d2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टा। ऑक्टा हेड्रल। और देखो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है पता है ना? एसपी sp। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर। लीनियर। क्लियर है बेटा? इस तरीके से हम ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। महक क्लियर? यस सर, ये तो मुझे मतलब समझ आ गया सर। सर जैसे इसमें एक लोन पेयर है, तो फिर जो शेप होगी वो मतलब चेंज हो शेप बेटा, जाएगी। बेटा जो शेप वाला केस है ना वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनी कि सर शेप के लिए कोई ट्रिक बता दो, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। उसके ओके लिए सर। आपको हर एक की शेप लर्न करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए जैसे मान लो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है, अगर उसमें सिर्फ 2 ही बॉन्ड पेयर है तो शेप उसकी लीनियर हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें 3 बॉन्ड पेयर आ गए तो शेप बन जाएगी उसकी क्या? टी शेप। 4 आ गए तो सी सॉ। तो ये तो बेटा लर्न ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। ओके सर। और बताओ क्या डाउट है? और कोई डाउट नहीं है?
फॉर्मल चार्ज बताना। फॉर्मल चार्ज देखो बेटा, फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर्मल चार्ज V माइनस एल माइनस हाफ ऑफ एस। V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और S का मतलब है बेटा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो अपन ने क्वेश्चन किया अभी O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ मुझे कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, लोन इलेक्ट्रॉन कितने कितने बचे बेटा? 0। और शेयर कितने किए हैं इसने? कितने बॉन्ड बना रहा है दोनों तरफ? 4, यानी शेयर कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा? ये 8। 8। तो कितना आ गया इसका फॉर्मल चार्ज? 0। 0। मैं क्लियर? यस सर। इस तरीके से निकालते हैं बेटा हम फॉर्मल चार्ज। चलो तो यहीं तक रखें आज की क्लास। सर एक लास्ट बता दो, फॉर्मल चार्ज जो होता है वो डायपोल मोमेंट के बारे में बताता है। फॉर्मल चार्ज जो होता है बेटा, डाइपोल मूवमेंट को फॉर्मल चार्ज से मत निकालना, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट के लिए मैंने पूरी अलग से क्लास पढ़ाई हुई है। अच्छा, यस सर। डाइपोल मूवमेंट का तरीका बेटा, वो डायरेक्टली आप कंपाउंड का ना वेक्टर देख के निकालना। ओके सर, स्ट्रक्चर बना के। स्ट्रक्चर बना के वेक्टर से निकालोगे, कभी मार नहीं खाओगे। विदाउट वेक्टर बनाओगे तो दिक्कत आती रहेगी हमेशा। ओके सर। ओके सर। चलो, और कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो ठीक है क्लास, फिर आज की क्लास को यहीं पर ही एंड करते हैं अपन। इसके बाद वाली क्लासेस जो भी हैं वो डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन।